नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एडुटॉक इंडिया के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि पैंडेमिक के बाद में आप सभी लोगों का स्कूल जो है वो दोबारा से खुल गया होगा और स्कूल को चलाने के लिए आपने प्लान भी कर लिया होगा। देखिए, स्कूल को चलाने का तो आपने प्लान कर लिया है, लेकिन स्कूल को डेवलप करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अक्सर प्लान नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम आज 10 ऐसी बातों के बारे में या 10 ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिसको इम्प्लीमेंट करके आप स्कूल को बहुत स्मूथली डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है आपके स्कूल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करूंगा कि ये सारे पॉइंट जो है आपको ज़रूर से ज़रूर फायदा पहुंचाएंगे। मेरा नाम है एस के सिंह और आप देख रहे हैं एडुटॉक इंडिया। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर स्कूल को डेवलप करना है तो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए जो सबसे पहला वर्ड है वो वर्ड है एंगेज। ये एंगेज वर्ड जो है वो किसके लिए है? कहीं ना कहीं ये जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए इस टर्म का जरूर इस्तेमाल कीजिए। इन द सेंस ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक मोनोटोनस वे में स्कूल को चलाते हैं और बच्चे जो हैं वो एक मशीन की तरह हमारे स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं। लेकिन ये इंगेज वर्ड को अगर आप अपने स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनकी पढ़ाई पर या इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक मोड लाते हैं जहां बच्चों की पढ़ाई को इंगेज तरीके से अगर किया जाए, यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है, स्किल बेस्ड है, उनके पर्सनल जो उनके स्किल्स है उसके बेस पर जब आप पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें पढ़ाई को लेकर के रुचि जागती है, उनके स्किल्स जो है वो और ज़्यादा शार्प होते हैं। और जब आपके स्कूल के बच्चों का स्किल शार्प होगा और वो आपके स्कूल में मन लगाएंगे या पढ़ाई में मन लगाएंगे या उनका डेवलपमेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों का डेवलपमेंट, इसका मतलब है स्कूल का डेवलपमेंट। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है कनेक्ट। जब हम कनेक्ट की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड स्टडीज। एक किताबी ज्ञान होता है और एक लाइफ का ज्ञान होता है। अक्सर हम स्कूलों में किताबी ज्ञान पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन का मेथड भी कह लीजिए या फिर एक सिस्टम भी कह लीजिए, उसको हम फॉलो करते आते हैं। हम किताबों से बाहर जाना नहीं चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो जा नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये कनेक्ट वर्ड को नहीं इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड स्टडीज़ का इस्तेमाल अपने स्कूल में नहीं करते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा आपके स्कूल को डेवलप करना। इसका मतलब ये है कि जो बातें आप किताबों में पढ़ा रहे हैं उसको अपने उनके लाइफ, जो रियल लाइफ है, उससे अगर कनेक्ट कर पाते हैं तो आपके स्कूल को बेनिफिट मिलेगा। या फिर इसको पलट दीजिए, जो रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं उनसे अगर आप अपने स्टडीज़ को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उससे अगर कनेक्ट कर देते हैं तो हमेशा इसका फ़ायदा है बच्चों को मिलेगा। और जब बच्चों को फ़ायदा मिलेगा तो फिर वही बात आती है कि आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तीसरी बात आती है, तीसरा जो पॉइंट है दैट इज शेयर। शेयर का मतलब होता है कॉपरेटिव लर्निंग। कॉपरेटिव लर्निंग में यहाँ है हमेशा एक तरह से देखा जाए तो स्कूल में माना जाता है कि भाई बच्चे जो है पढ़ने आते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सर्कल कर दें, अगर हम टीचर्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, इवन पेरेंट्स की बात करें, ये सभी लोग अगर अपने नॉलेज को शेयर करना शुरू कर दे, अपने नॉलेज को इन्हांस करना शुरू कर दे, एक दूसरे के साथ में चीज़ों को शेयर करें, यानी कि पेरेंट के पास भी कुछ नॉलेज होते हैं, मैनेजमेंट के पास अपनी नॉलेज होते हैं, टीचर्स के पास नॉलेज होते हैं और बच्चों के पास भी अपने नॉलेज होते हैं। इन सभी को हम आपस में कनेक्ट अगर कर सकें किसी तरीके से तो इसका बेनिफिट स्कूल को अक्सर मिलता है। नहीं तो क्या होता है कि हम हमेशा एक रिजिडनेस पे रहते हैं कि जो वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि टीचर्स जो है एक करिकुलम को फॉलो करते हैं और उसी करिकुलम को कहीं ना कहीं बच्चों को बताते रहते हैं। लेकिन वन वे कम्युनिकेशन में कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये वन वे कम्युनिकेशन की जगह पे मल्टी वे कम्युनिकेशन एक प्लान वे में अगर किया जाए तो भी स्कूल को बेनिफिट मिल सकता है। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एक्सपैंड। एक्सपैंड मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। देखिए, स्कूल अपने आप में एक बहुत बड़ी सोसाइटी के जैसे होते हैं। एक संस्था जो है वो एक सोशल सोसाइटी ही कह लीजिए, सोसाइटी के जैसी होती है और सोसाइटी में कई लोग होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपके स्कूल में भी, अभी जस्ट मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि यहाँ हर तरह के लोग जुड़े होते हैं, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग स्टाफ हो, टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, विजिटिंग स्टाफ हो, पेरेंट्स हो, फिर इनडायरेक्टली स्कूल से जुड़े रहने वाले आपके ट्रांसपोर्ट वाले स्टाफ होते हैं, चाहे स्कूलों के बाहर में जो वेंडर्स होते हैं। हर तरह के जो लोग हैं
ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंशन का हिस्सा होते हैं। तो हम अक्सर इन लोगों को नेग्लेक्ट करते हैं या हम इनको नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आपके स्कूल को डेवलप करने की बारी आती है तो आप अपने स्तर पर जो करते हैं, लेकिन जो आपसे कनेक्टेड लोग होते हैं वो भी आपके स्कूल को एक्सपेंड करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जो एक्सपेंशन है इसका एक असेसमेंट करिए कि आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके पास में आपके स्कूल को लेकर के क्या नज़रिया, वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में चीज़ें क्या चलती हैं, या स्कूल का एक क्या इमेज बना हुआ है। अगर उस चीज़ को आप सुधार पाते हैं तो इसका बेनिफिट जो है आपके स्कूल को लॉन्ग टर्म में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कोच। ये स्पेसिफिकली टीचर्स की बात हो रही है। कोच जो है वो टीचर्स की बात हो रही है। स्कूल का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं टीचर्स के बिना स्कूल नहीं है। तो इनके लिए दो बातें हैं, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल गाइड। देखिए टीचर को अक्सर स्कूलों में एक रिसोर्स के रूप में तो देखा ही आता है, लेकिन इमोशनलेस, मतलब हम ये मानते हैं कि हम उनको एक सैलरी दे रहे हैं तो वो हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन जब हम ये ऐसा सोचते हैं तो टीचर भी यही सोचते हैं कि हाँ हमें एक सैलरी मिल रही है और हम एक जॉब कर रहे हैं। जब वो जॉब करते हैं तो किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो डरते हैं, बचते हैं, या फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, या उनको अपना जो लाइफ है वो सेटल नहीं दिखता है। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं डिटैचमेंट रहता है। तो ये जो कोच वाला पार्ट है, यानी कि इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल जो पार्ट है, इस पार्ट को कहीं ना कहीं स्कूल के मैनेजमेंट को उनके साथ जोड़ना होगा, और जो टीचर हैं उनको अपने बच्चों के साथ में भी यही चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टिविटी बिठानी होगी। जब तक टीचर या कोच या मेंटर, स्कूल के मैनेजमेंट, स्कूल के रूल्स रेगुलेशन, स्कूल के करिकुलम और पैरेलल स्कूल के स्टूडेंट्स, स्कूल के पेरेंट, यानी कि हर चीज़ से सही ढंग से कनेक्टिविटी ना बिठा पाए, उसको अपना ना मान पाए, अपना समझ के चीज़ों को ना मैनेज करे, ना एग्जीक्यूट करे, तो इसका बेनिफिट जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर वो कर पाते हैं या फिर आप करवा पाते हैं या फिर आप ऐसा माहौल दे पाते हैं तो 100% आपके स्कूल को बेनिफिट मिलना ही मिलना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं डेवलपमेंट के लिए। अगला जो पॉइंट है दैट इज लर्न। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचिंग एज अप्रेंटिसशिप। यहां भी वही बात है। अब टीचिंग जो है, चूंकि अभी जस्ट पिछले पॉइंट में मैंने कहा कि अक्सर टीचिंग लोग एक जॉब की तरह लेते हैं। कई बार होता है कि 10 जगह अप्लाई करते हैं, वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और स्कूलों में भी टीचरों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अक्सर पैसे बचाने के लिए हम अनस्किल्ड टीचर्स को भी अपने साथ में जोड़ लेते हैं। तो जब अनस्किल्ड टीचर्स को जोड़ लेते हैं तो हमें कम पैसा देना पड़ता है, और जब कम पैसा देना पड़ता है तो हमारे पास पैसे की सेविंग हो जाती है। ऐसा सोच करके बहुत सारे, मैं खास करके भारत की बात कर रहा हूँ, तो भारत में ऐसे स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा है जहाँ अनट्रेंड टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं बच्चों को, और उनके पास में कोई प्रॉपर डिग्री या प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन वो पढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रथा को थोड़ा कम करें और जो ट्रेंड टीचर हैं, जो बच्चों को समझते हैं, जो इमोशनली समझते हैं, और जो उससे रिलेटेड जो एड्स होते हैं, जो उससे रिलेटेड जो टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल करना जानते हैं, अगर ऐसे लोगों को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। देखिए हुआ क्या, मान लीजिए ठीक है आप किसी को 10,000 में रखते हैं, कम सैलरी दे करके रखते हैं, आपको पैसे की तो बचत होती है, लेकिन क्वालिटी जो जानी चाहिए क्लासरूम में वो नहीं जा पाती है। 10 के जगह पे अगर आप 15,000 का टीचर रखते हैं तो कहीं ज़्यादा, एक एग्जाम्पल के तौर पर नहीं है 10,000 और 15,000 की बात की, तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, क्योंकि एक पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ता है, रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, हर जगह इम्पैक्ट पड़ता है, और वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देता है सेशन बाई सेशन। क्योंकि स्कूल जो है वो कोई बनी की दुकान तो है नहीं कि आज क्या परफॉर्म किया उसके हिसाब से आज आपके गले में पैसा आ जाए। ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ होती है और धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। चलिए स्कूल के पर्सपेक्टिव से हम और आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोविड काल में भी आपने इस चीज़ को महसूस किया है। अगला जो 7th पॉइंट है दैट इज अडॉप्ट। अडॉप्ट वर्ड खास तौर पर कोविड के समय मैंने इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि कोविड ने सिखा दिया कि जो लोग टेक्नोलॉजी से भागते थे, जो लोग बदलाव से भागते थे, जो लोग नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, उनको भी इस कोविड के समय में घर में बैठ कर के बंद कमरे में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ा। नई नई जो चीज़ें हैं, ऐप है, वेबसाइट है, सोशल मीडियाज़ है, इन सभी चीज़ों को पॉजिटिव वे में यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ा। और जब आज मजबूर हुए तो आज टीचरों की बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ाने की उनके पास में जानकारी है, और कईयों के पास तो एक्सपीरियंस भी है, और कई लोगों ने तो अपने आप को पूरा कन्वर्ट भी कर लिया है।
तो 7th पॉइंट जो अडॉप्ट है, इस अडॉप्ट को आपको आपके स्कूल में भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदलेंगे, पुराने ढर्रे पे चलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं जो अपडेटेड वर्जन है उससे आप बाहर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी इस अडॉप्ट वाली प्रणाली को जरूर से अपनाएंगे। 8th पॉइंट, रीऑर्गेनाइज। ऑब्वियस सी बात है, कोरोना के समय में हमें लगभग 1 साल का मौका मिला। 1 साल में हमें ये सोचने का मौका मिला कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लैक कर रहे थे। देखिए, फंड की लैकिंग, चाहे वो छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा स्कूल हो, हर किसी को अपने अपने स्तर पर वो लैकिंग होती है। लेकिन वो फंड जो है, वो अगर हम सिर्फ पैसे के बेस पे चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है कि पैसा ही सारा रिसोर्स नहीं होता है। हमारे स्कूल में रिसोर्स होते हैं, वो टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, पेरेंट होते हैं, हमारे करिकुलम होता है, हमारे एसेट होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन उन रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आपका जो मॉनेटरी बेनिफिट है या जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है वो बनता है। तो अब समय आ गया है कि आप चीज़ों को रीऑर्गेनाइज कीजिए, यानी कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को सही सही कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके उसके क्या बेनिफिट्स उठाने हैं, इसका आपको पूरा रीस्ट्रक्चराइज आपको चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर से 2020 से पहले जो आपका स्कूल था उसी ढर्रे पे चलाएंगे। तो अब लोग जो है वो काफ़ी जागरूक हो गए हैं। अब जो है कहीं ना कहीं लोग डिजिटली काफ़ी एडवांस हो गए हैं, तो अब लोग आपको ज़रूर कंपेयर करेंगे। तो अगला जो पॉइंट है वो है इन्वॉल्व। अब यहाँ किसको इन्वॉल्व की बात हो रही है? मैनेजमेंट स्कूल में होता है, बच्चे स्कूल के अंदर होते हैं, टीचर्स भी स्कूल के अंदर होते हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल के अंदर होते हैं। तो किसके इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है? तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्कूल के लिए एक बहुत ही अहम पार्ट, दैट इज पेरेंट्स। बहुत 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 ही ये बुरी स्थिति है, खास करके बड़े शहरों में। छोटे शहरों की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन बड़े शहरों में खास करके बुरी स्थिति ये है कि पेरेंट्स को बिल्कुल ही स्कूल के जो जो कार्यान्वयन है, जो वर्किंग स्टाइल है या जो वर्किंग कल्चर, उस कल्चर से पेरेंट को बिल्कुल अलग रखा जाता है। मतलब अछूत की तरह व्यवहार किया जाता है। पेरेंट को बिल्कुल ही स्कूल के मैनेजमेंट के अंदर नज़दीक आने नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर बड़े शहरों के स्कूल में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आपको उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल के करिकुलम है, चाहे स्कूल के एक्टिविटीज़ हो, चाहे स्कूल के मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी तरह के डिसीजन में हो। आप सलाह के लेवल पे ही लीजिए, लेकिन उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड हमारा 10वां टॉपिक है। 10वां टॉपिक दैट इज इंक्लूड। इन्वॉल्व और इंक्लूड ये कम्युनिटी बेस्ड ही है। आपको कम्युनिटी पार्टनर बनाना पड़ेगा। कम्युनिटी पार्टनर मतलब जो मैंने अभी इसके ऊपर वाले पॉइंट में कहा, यहाँ पर आपको अपने आसपास के लोगों को, अभी सिर्फ मैंने पेरेंट की बात की थी पिछले पॉइंट में, पेरेंट के अलावा भी बहुत लोग होते हैं जो आपके स्कूलों के साथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। चाहे वो आपके वेंडर्स हों, जो बुक सेलर्स होते हैं, यूनिफॉर्म सेलर्स होते हैं, स्कूलों के बाहर में रेडी लगाने वाले लोग होते हैं, आपके स्कूलों में जो स्कूल वैन चलाते हैं, जो इंडिपेंडेंटली वैन वगैरह चलाते हैं, बहुत लोग होते हैं जुड़े होते हैं। इनके साथ में आपको कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, उनको भी वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आप उनको वैल्यू देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई कितना भी आपसे नफरत करे, जब आप उसको वैल्यू देते हैं तो वो आपको सम्मान ज़रूर देगा। और वैसे भी जब आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आप लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर के जो 9 पॉइंट्स मैंने बताए, वो 9 पॉइंट्स भी आप फॉलो ज़रूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे 10 बताए गए जो पॉइंट्स हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर स्कूल से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड आप किसी भी तरह की जानकारी हमसे चाहते हैं, किसी तरह का सर्विसेज भी चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रिक्वायरमेंट को ड्रॉप कीजिए। हम ऐसी वीडियोस आपको बनाते रहेंगे और आपको ढेर सारी बातें बताते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।